हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती है। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डीएसएसबी, ग्रुप 5, आरआरबी और बीएसएफ जैसे लैब टेक्नीशियन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर ब्लड बैंक के एमसीक्यू को सॉल्व कराइए ताकि हमारा जो ब्लड बैंक का पोर्शन है वो कवर हो सके। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग ब्लड बैंक के टॉप एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। इसमें यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू पढ़ेंगे वो तो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ में इसका यहाँ पे बेल एक्सप्लेनेशन होगा जिससे आपके ब्लड बैंक के और रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं यहाँ पे आपके कवर होने वाले हैं। तो अगर आपको ब्लड बैंक के एमसीक्यू को देखना है, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन देखना है, तो इस लेक्चर को आप पूर्ण रूप से देखिएगा ताकि आपका ब्लड बैंक का जो पोर्शन है वो आपका कवर हो सके। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपको एक पेड बैच की जरूरत है जिसमें अपना बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच के अगर फीचर की बात करेंगे तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्लास मिल जाता है, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, 20+ मॉक टेस्ट मिल जाता है और आपको यहाँ पे वीकली डाउट सेशन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देरी नहीं कहेंगे और आज के टॉप एमसीक्यू की यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है कि इन इंडियन पॉपुलेशन 45% पॉपुलेशन इज ऑफ व्हिच ब्लड ग्रुप, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन में 45% आपका जो पॉपुलेशन है वो आपके किस ब्लड ग्रुप का है। ब्लड ग्रुप ए का है, ब्लड ग्रुप बी का है, या फिर आपके ब्लड ग्रुप ओ का है, या फिर आपके ब्लड ग्रुप ए बी का है। तो फ्रेंड्स, आपके चारों ब्लड ग्रुप में 45% किस ब्लड ग्रुप का जो पॉपुलेशन है वो आपका कवर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि आपके ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन में कौन सा ब्लड ग्रुप कितना परसेंट पाया जाता है। और उसके बाद में आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का भी पॉपुलेशन दिया गया है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप कितना परसेंट पाया जाता है। तो अगर बात करेंगे इंडियन पॉपुलेशन में तो आपका जो ब्लड ग्रुप ये है वो आपका 27% पाया जाता है। ब्लड ग्रुप जो आपका बी है वो आपका 31% पाया जाता है। ब्लड ग्रुप जो आपका ए बी है वो आपका 8% पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप जो आपका ओ है वो आप कितना पाया जाता है, 34% पाया जाता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपके इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा 45% कोई भी ब्लड ग्रुप कवर नहीं करता है। तो क्या ये आपका प्रश्न गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। अलग अलग बुक में, अलग अलग डाटा में अलग अलग प्रकार के परसेंटेज दिए हैं, तो जो सबसे अधिकतम होगा वो आपका क्या कवर कर लेगा, वो आपकी 45 को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 45 के आसपास है वो आपका है 34, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप, आपका ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा है आपका ओ ब्लड ग्रुप, जो है कह सकते हो ये 45% का पॉपुलेशन कवर करता है, या फिर रियल में देखें तो आपका 34% आपका पॉपुलेशन कवर करता है। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे पाया जाएगा। यहीं पे अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट में तो आपका 41% आपका ब्लड ग्रुप ये होता है। 41% क्या ब्लड ग्रुप ये रहेगा, 9% आपका ब्लड ग्रुप बी रहेगा, 4% आपका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, और आपका क्या, आपका जो 46% है वो आपका ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। यानी कि यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में भी आपका जो ब्लड ग्रुप वो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन पाया जाएगा, उसके बाद में आपका 41 यानी कि आपका ब्लड ग्रुप ए पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस को भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले जो इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ए पाया जाएगा, उसके बाद में आपका क्या पाया जाएगा, उसके बाद में आपका पाया जाएगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी, और उसके बाद में आपका ब्लड ग्रुप ए, देन उसके बाद में आपका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप आपका ए बी आ जाता है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, अगर सीक्वेंस आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, कोई डाउट नहीं होगा। और ज्यादातर आपकी इंडियन वाला ही पूछा जाता है, इसलिए आप जो आपका यूनाइटेड स्टेट है यानी कि विदेश का जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे कंफ्यूज में नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, क्या इसके राइट ऑप्शन को देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है, ठीक है। तो 45% में कौन कवर करेगा, 45% में हमारा ब्लड ग्रुप ओ कवर करेगा, इसलिए राइट कौन सा होगा, आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे
वो इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या सेकंड नंबर का एमसीक्यू फ्रेंड्स। सेकंड नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, द शॉर्ट फार्मूला फॉर मेजोर क्रॉस मैचिंग इज, यानी कि आपका जो मेजोर क्रॉस मैचिंग है उसका शॉर्ट फार्मूला क्या है। शॉर्ट फार्मूला का फ्रेंड्स मतलब ये हो जाता है कि मेजोर क्रॉस मैचिंग में मेनली हम लोग क्या करते हैं, डीसी प्लस पीएस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या फिर पीसी प्लस डीएस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, सीसी प्लस सीएच का कॉम्बिनेशन लेते हैं, पीडी प्लस सीएच का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब आप यहाँ पे समझोगे कि आखिर में ये डीसी प्लस पीएस बोलना क्या चाह रहा है। देखिए जो आपका ब्लड ग्रुप का मैचिंग है, ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो आपका मैचिंग होता है बच्चों, ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो मैचिंग होता है इसको हम दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से, यानी कि एक आपका क्या होता है, एक आपका मेजोर क्रॉस मैचिंग होता है बच्चों, क्या, एक आपका मेजोर मैचिंग होता है, ठीक है, एक आपका मेजोर क्रॉस मैचिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका यहाँ होता है माइनर क्रॉस मैचिंग। क्या होता है आपका माइनर क्रॉस मैचिंग। देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक, तो एक आपका क्या होगा, एक आपका मेजोर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका माइनर होगा। ठीक है, मेजोर की अगर बच्चों यहाँ पे बात की जाएगी तो मेजोर में यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डी प्लस पीएच का उपयोग करते हैं। अब डी फार क्या हो जाएगा, डी फार हो जाएगा यहाँ पे डोनर, क्या हो जाएगा आपका डोनर, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, सेल से हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी का मतलब हो जाएगा आपका पेशेंट से, क्या हो जाएगा आपका पी फॉर पेशेंट, और एस का मतलब क्या हो जाएगा आपके सीरम से हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपके सीरम से। मतलब मेजोर क्रॉस मैचिंग में हम लोग डोनर का सेल लेते हैं और जो हमारा पेशेंट होता है उसका क्या लेते हैं, उसका हम यहाँ पे सीरम लेते हैं, उसके बाद में क्रॉस मैचिंग को कराते हैं। बात आपको क्लियर हो गया। तो मेजोर क्रॉस मैचिंग में हम लोग डोनर सेल और पेशेंट का सीरम लेते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट हो गया। लेकिन यहाँ पे जरूरी भी है क्या कि हम लोग मेजोर का भी जाने कि मेजोर में आखिर में क्या होता है। तो फ्रेंड्स मेजोर की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाता है, डीएस प्लस क्या हो जाता है, पीसी हो जाता है। अब डी फार क्या हो जाएगा, डी फार आपका डोनर हो जाएगा, सभी को पता है, और एस फार क्या हो जाएगा, सीरम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरम हो जाएगा। पी फार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका पेशेंट हो जाएगा, और उसके बाद में सी फार क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। मतलब माइनर में हम यहाँ पे डीएस प्लस पीसी का उपयोग करते हैं, जबकि मेजोर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी प्लस पीएस का उपयोग करते हैं। मतलब मेजोर में क्या डोनर का सेल लेंगे और पेशेंट का सीरम लेंगे, लेकिन यहीं पर माइनर में हम लोग डोनर का सीरम लेंगे और पेशेंट का सेल लेंगे। तो छोटी सी बात है ना, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा मेजोर का, डीसी प्लस पीएस, यानी कि डोनर का सेल और क्या पेशेंट का सीरम। क्लियर हो गया बात, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगले आले एमसीक्यू को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका यहाँ पे थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर का एमसीक्यू कहना चाह रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सीपीडीए इज नीडेड फॉर 31 ml ऑफ ब्लड, यानी कि सीपीडीए क्या है, एक प्रकार का एंटी कागुलेंट है। क्या बच्चों, एक प्रकार का एंटी कागुलेंट है। ठीक, क्लियर हो गया बात, ब्लड बैंक का एंटी कागुलेंट है। ये कह रहा है कि अपने 300 ml में, ठीक है, 301 ml ब्लड है तो उसमें आप सीपीडीए यानी कि जो आपका सीपीडीए एंटी कागुलेंट है उसको आप कितना मिलाओगे, 35 ml मिलाओगे, 49 ml मिलाओगे, 60 ml मिलाओगे, या फिर आपका 30 ml मिलाओगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि कितने ब्लड में हम लोग कितना हम अमाउंट में एंटी कागुलेंट को मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग कॉपी में नोट करिएगा कि 14 ml आपके पास अगर सीपीडी है, क्या है आपके पास 14 ml आपके पास अगर सीपीडी है तो आप इसको यूज करोगे 100 ml ब्लड के लिए। ठीक है, 100 ml ब्लड के लिए यूज करोगे। क्लियर हो जाना चाहिए बात यहाँ पे। 14 ml अगर आपके पास सीपीडी है, ठीक है, तो आप 100 ml ब्लड का यहाँ पे उपयोग करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे 49 ml क्या है, 49 ml आपके पास क्या है, सीपीडीए है, क्या है, सीपीडीए है, तो आप कितना यहाँ पे यूज करोगे, 301 ml यहाँ पे आप उपयोग करोगे, 301 ml ब्लड का आप उपयोग करोगे। दूसरी बात, अगर आपके पास यहाँ पे 63 ml आपका क्या है, सीपीडीए है, क्या है, सीपीडीए है, तो आप यहाँ पे 400 ml ब्लड का उपयोग करोगे। क्या 400 ml आप ब्लड का उपयोग करोगे। ठीक है, तो 14 ml आपके पास अगर सीपीडीए है तो आप यहाँ पे 100 ml ब्लड का उपयोग करोगे। 49 ml अगर आपके पास सीपीडीए है तो आप 301 ml यहाँ पे ब्लड का उपयोग करोगे। 63 अगर आपका ml यहाँ पे सीपीडीए एंटी कागुलेंट है तो आप 400 यहाँ पे ब्लड का उपयोग करोगे, 400 ml का यहाँ पे ब्लड का उपयोग करोगे। तो देखिए राइट आंसर क्या बनेगा, 301 दिया है, 31 है, 301 यानी कि 301 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सीपीडीए कितना यूज करेंगे, 49 ml यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी अपने कॉपी में बच्चों नोट करना, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है, कि हमारा कितने एमएल के लिए कितना हमारा एंटीकोगुलेंट का यहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है। बात आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर का यहाँ पे हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहीं पे, ठीक है, चलो यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। प्लेटलेट आर स्टोर इन, यानी कि जो आपका प्लेटलेट है, ठीक है, प्लेटलेट को हम कितने भागों को कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। सभी को पता है हमारा कि जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड को हमने डोनर से लिया, ठीक है, उसके बाद में इसको हम सेपरेट करते हैं, इसका हम प्लाज्मा लग लेंगे अलग, पीआरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल अलग कर लेंगे और प्लेटलेट को अलग कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग फ्रीजर में स्टोर करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये पूछा है कि आप प्लेटलेट को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करोगे, 22 ± 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका -2 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका -37 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए आप कितने पे यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने कॉपी में नोट करिए, अगर आपके पास होल ब्लड है, क्या है आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे होल ब्लड है, ठीक है, अगर आपके पास होल ब्लड है या फिर आपके पास क्या है पीआरबीसी है, यानी कि पैक्ड सेल आरबीसी है, तो आप इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करोगे बच्चों, आप इसको 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पे कितने दिनों के लिए, 35 से लेकर 42 दिनों तक इसको स्टोर कर सकते हो, 35 से लेकर 42 दिनों तक। अब यहाँ पे 35 से 42 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के एंटीकोगुलेंट का उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार के एंटीकोगुलेंट में अलग अलग टाइमिंग होती है उसकी स्टोरेज की, ठीक है। तो अगर आपके पास होल ब्लड है या फिर आपके पास पीआरबीसी है, तो इसको आप 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पे 35 से लेकर 42 दिनों तक क्या करोगे, स्टोर करोगे। उसके बाद में अगर आपके पास क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, यानी कि पीआरपी है, ठीक है। क्या है आपके पास, पीआरपी है बच्चों, या फिर आपके प्लेटलेट कंसंट्रेशन है, क्या है आपके पास, प्लेटलेट कंसंट्रेशन है। तो आप यहाँ पे किसका उपयोग करोगे, मतलब कि कितने टेम्परेचर का उपयोग करोगे, तो आप यहाँ पे 22 ± 2 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करोगे और 3 to 5 डे यहाँ पे आप लोग रखोगे इसको, यानी कि प्लेटलेट का जो आपका टाइमिंग होगा रखने का 3 से 5 दिन होगा, टेम्परेचर आपका 22 से लेकर, ठीक है, 2 कम या फिर 2 ज्यादा यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आपका यहाँ आता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा की बात करती है, ठीक है। तो -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस और बिलो यानी कि इससे नीचे, ठीक है, और कितने दिनों के लिए, तो 1 ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग इसको रखते हो, 1 ईयर के लिए इसको आप लोग यहाँ पे रखते हो। तो भाई आपको स्टोरेज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे। पहला क्या होगा आपका, पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका यहाँ पे पहला कंपोनेंट वो आपका होल ब्लड का है, या फिर आपके पास क्या है, या फिर आपके पास यहाँ पे पीआरबीसी का है, ठीक है। होल ब्लड है, अगर आपके पास पीआरबीसी तो 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 42 दिनों तक, जैसा कि आपके पास एंटीकोगुलेंट होगा उसी तरह से आप रखोगे। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फिर आपका प्लेटलेट कंसंट्रेशन अगर है आपका, तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 24 डिग्री सेल्सियस, इतने पे आप यहाँ पे स्टोर करोगे 3 से लेकर 5 दिनों तक। एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है आपके पास, तो इसको आप बिलो 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1 ईयर के लिए इसको आप लोग क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये भी आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है उसका टाइमिंग कितना होता है स्टोर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, एंटीकोगुलेंट डाल देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंटीकोगुलेंट स्टोरेज टाइमिंग, ठीक है, एंटीकोगुलेंट स्टोरेज टाइमिंग, एंटीकोगुलेंट स्टोरेज टाइमिंग, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है, हो गया भाई स्टोर टाइमिंग, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे, जो सबसे पहला आपका होता है, एक्चुअली में ज्यादा दिनों तक तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, हिपैरिन का, किसका, आपके हिपैरिन का आता है, ठीक है, हिपरनाइज जिसको बोलते हैं, हिपरनाइज ब्लड, ठीक है। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा, ये आपका रहेगा केवल 48 घंटे के लिए बच्चों, कितना, 48 घंटे के लिए इसकी टाइमिंग रहेगी। देन उसके बाद में आपका क्या आता है, उसके बाद में यहाँ पे आपका आता है एसीडी का, ठीक है, क्या आता है, एसीडी प्रकार का एंटीकोगुलेंट जिसकी टाइमिंग कितनी दिनों तक रहेगी, 14 दिनों तक रहेगी। देन उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा सीपीडी का, ठीक है, क्या जाएगा आपका सीपीडी का आ जाएगा, जो कि आपका 21 डेज के लिए रहेगा, कितने, 21 डेज के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे आपका बड़ा वाला आता है, यानी कि
CPDA, ठीक है, CPDA1, ठीक है। इसको हम कितने दिनों के लिए, इसको हम 35 दिन के लिए इसको रख सकते हैं। कितने दिनों के लिए, 35 डे के लिए। CPDA1 को कितने, 35 डे के लिए, 35 डे के लिए, यानी 35 दिन तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सागम का, क्या यूज करते हैं, सागम का यहाँ पे उपयोग करते हैं, जिसकी जो टाइमिंग है सबसे ज्यादा होती है 42 दिनों के लिए होती है बच्चों। क्या, 42 दिनों के लिए। क्या होता है सागम भाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सागम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सैलाइन, क्या हो जाएगा आपका, सैलाइन। ए फॉर क्या हो जाएगा, एस फॉर सैलाइन, ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, एडेनिन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका, एडेनिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एडेनिन हो जाएगा। उसके बाद में जी फॉर ग्लूकोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा। और एम फॉर क्या हो जाएगा, एम फॉर यहाँ पे आपका हो जाएगा मॉनिटोल से, क्या हो जाएगा आपका, मॉनिटोल से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से सैगम का फुल फॉर्म हो जाता है, और सबसे अधिक जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सैगम ही रहेगा। 42 दिनों तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद में CPDA1 यानी कि आपका 35 दिनों तक, CPD आपका 21 दिनों के लिए, और ACD जो आपका है उसको हम 14 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। और टेम्परेरी हम लोग हिपेरिन का उपयोग करते हैं, जो कि 48 घंटों के लिए हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने बताया था कि PRBC को आप 35 से लेकर 42 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगर 35 यानी कि आप CPDA का उपयोग करेंगे तो 35, और अगर आप सागम का उपयोग करेंगे तो आप यहाँ पे 42 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। बात आपको क्लियर हो गया, 4 का करेक्ट आंसर भी पता चल गया होगा, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट से इससे रिलेटेड होगी आपकी कवर होगी। ये सब आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं, तो नोट कर लो अपने कॉपी में, या फिर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और आप इसको क्लियर करते रखना, नहीं कि बार बार आप इसको भूल जाओ, ठीक है। आज पढ़ रहे हो तो आज इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगला आपका जो MCQ है 5 नंबर का है, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप आर देयर अकॉर्डिंग टू ABO एंड RH सिस्टम। देखो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2 तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं किस किस तरह तरीके से। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप आपका कितने प्रकार से पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ABO, केवल ABO पूछेगा कि ABO ब्लड ग्रुप जो है वो अगर देखा जाए तो उसमें कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि आपका ABO ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर को भी यहाँ पे अगर इंक्लूड कर रहे हो तो टोटल ब्लड ग्रुप आपके कितने प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, दोनों पूछा गया है कि आपका ABO और RH को अगर मिला दें तो हमारा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 8 प्रकार के, या फिर आपके 6 प्रकार के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। अगर ABO की रिगार्डिंग बात की जाएगी बच्चों तो ब्लड ग्रुप हमारा कितने प्रकार से हो जाएगा, ब्लड ग्रुप आपका A हो जाएगा, B हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम RH सिस्टम को भी इंक्लूड कर दें तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, देखिए एक तो A पॉजिटिव हो सकता है, और या फिर एक A नेगेटिव हो सकता है, दूसरा या तो B पॉजिटिव हो सकता है या फिर B नेगेटिव हो सकता है, तीसरा आपका या तो AB पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपका क्या AB नेगेटिव हो सकता है, या फिर आपका O पॉजिटिव हो सकता है और आपका O नेगेटिव हो सकता है। तो टोटल अगर करें यानी कि ABO और RH फैक्टर दोनों को इंक्लूड करें तो आपका ब्लड ग्रुप कितने प्रकार से हो जाएंगे, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 8 इज द राइट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर पूछता है कि ABO के रिगार्डिंग आपके ब्लड ग्रुप कितने प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स, तो आपके कितने हो जाते हैं, आपके केवल 4 हो जाते हैं, 1 2 3 और आपके 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आपका केवल ABO के रिगार्डिंग पूछेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तब यहाँ पे आप 4 करोगे, और अगर आपका यहाँ पे ABO प्लस RH के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 करोगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला MCQ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला MCQ हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है। अगला MCQ आपका 6 नंबर का है, और 6 नंबर का MCQ कह रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन्स आर फाउंड, यानी कि जो ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं। सभी को पता है एक एंटीजन होगा, एक आपका एंटीबॉडी होगा, ठीक है। तो आपका ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन जो है आपके कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ RBC यानी कि RBC के सरफेस पे, या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ RBC यानी कि RBC के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ RBC एंड WBC यानी कि WBC और RBC दोनों के साइटोप्लाज्म में, या फिर आपका ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट यानी कि केवल प्लेटलेट के सरफेस पे पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप के एंटीजन की कहाँ पाए जाते हैं, तो इस PPT को देखिए और समझिए कि आपका ये कहाँ पे पाया जाएगा। इस PPT को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको शो रहा है कि ABO ब्लड ग्रुप यानी कि ABO ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और आपका ब्लड ग्रुप O। यहाँ पे आपका RBC टाइप क्या है, आपका RBC टाइप,
और यहाँ पे मेंशन है एंटीजन इन प्लाज्मा और एंटीजन इन आरबीसी, यानी कि एंटीजन जो पाया जाएगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, आपके आरबीसी में पाया जाएगा, और जो आपका एंटीबॉडी रहेगा वो आपका यहाँ पे पाया जाएगा, आपके प्लाज्मा में पाया जाएगा। बात आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पे आपको इन्हें नहीं करना है, आपको बढ़ना है कि हमारे ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन कौन सा आपका एंटीबॉडी पाया जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की बच्चों, तो ब्लड ग्रुप ए में जो आपका क्या रहेगा, आपके प्लाज्मा में जो आपका एंटीबॉडी पाया जाएगा वो एंटी बी पाया जाएगा, यानी कि ए के अगेंस्ट आपका जो है एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होगा वो आपका क्या होगा, एंटी बी होगा। लेकिन यहीं पे अगर बात करेंगे एंटीजन कौन सा होगा, तो एंटीजन आपका यहाँ पे ए होगा। क्या होगा आपका ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एंटी बी, और ब्लड ग्रुप ए में ही आपका जो एंटीजन है वो आपका एंटीजन ए पाया जाएगा। बात आपको क्लियर हो गया। चलिए ब्लड ग्रुप अगर बी की बात करेंगे, तो ब्लड ग्रुप बी में जो आपका एंटीबॉडी होगा वो आपका क्या होगा, आपका एंटी ए होगा, यानी कि अगेंस्ट होगा। और ब्लड ग्रुप बी में अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन की, तो आपके आरबीसी पे क्या पाया जाएगा, आपका एंटीजन बी पाया जाएगा। यहाँ भी आपका क्लियर हो गया। ब्लड ग्रुप ए पे ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप ए में अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो कोई भी एंटीबॉडी बच्चों नहीं पाई जाती है। और ब्लड ग्रुप ए बी में अगर एंटीजन की बात करेंगे तो दोनों प्रकार के एंटीजन, यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों प्रकार के एंटीजन आपके यहाँ पे पाए जाएंगे। इसलिए ये क्या है, ये आपका सर्वग्राही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ओ क्या है, ब्लड ग्रुप ओ में जो आपका एंटीबॉडी है आपका एंटी बी और एंटी ए, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एंटीजन एक ब्लड ग्रुप ओ की एंटीजन की बात की जाएगी तो एंटीजन यहाँ पे कोई भी नहीं पाया जाएगा। इसलिए क्या है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है सर्वदाता, क्या आपका सर्वदाता है। और जो आपका है ब्लड ग्रुप ए भी क्या है, सर्वग्राही है। क्या है आपका, सर्वग्राही है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी में, ठीक है, कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो नो एंटीबॉडी इज फाउंड। और अगर पूछ लिया कि ब्लड ग्रुप ओ में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, तो नो एंटीजन इज फाउंड। बात आपको क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, प्रश्न क्या कह रहा था बच्चों, प्रश्न आपका ये कह रहा था यहाँ पे बच्चों कि आपका जो है ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन वाला पोर्शन है वो आपका यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड ग्रुप में जो मतलब कि कौन सा आपका एंटीजन का पोर्शन कहाँ पे पाया जाएगा। तो सभी को पता चल गया होगा, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के सरफेस पे आपका ये पाया जाएगा। बात आपको क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडी है कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी आपका कहाँ पे पाया जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर से इसको बताइएगा। ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडी है कहाँ पे पाया जाता है, आपको ये क्या करना है, कमेंट में बच्चों बता देना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और ठीक है, अगले एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले एक और एक्सप्लेनेशन देखिए। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ब्लड ग्रुप कंप्लीबिलिटी, यानी कि कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है भाई साहब। ठीक है, कौन किसको ब्लड ग्रुप यहाँ पे दे सकता है, इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। देखिए टाइप आपके ब्लड ग्रुप के लिखे हुए हैं, गिवेस यानी कि दे सकते हैं, रिसीव यानी कि रिसीव कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो आपका ए है, ठीक है, ए में भी ए पॉजिटिव, वो किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। रिसीव किससे करेगा, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और आपका ओ नेगेटिव से। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव को देगा, ए बी को देगा, बी प्लस को देगा, ए बी प्लस को देगा। लेकिन रिसीव किससे करेगा, केवल अपने से ही रिसीव करेगा, ओ पॉजिटिव से या फिर आपका ओ नेगेटिव से। ठीक है, बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन रिसीव करेगा बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और आपका ओ नेगेटिव से। ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, तो केवल ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकर कैसे सकता है, तो ले सभी से सकता है, यानी कि सर्वग्राही है एवरीवन से। ठीक है, ए नेगेटिव आपका ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और आपका ए बी नेगेटिव को दे सकता है। रिसीव किससे करेगा, केवल ए नेगेटिव से रिसीव करेगा और आपका वो नेगेटिव से रिसीव करेगा। ओ नेगेटिव आपका किसको दे सकता है, एवरीवन, यानी कि क्या है, सर्वदाता है। किसे रिसीव करेगा, केवल बच्चा यहाँ पे ओ नेगेटिव से यहाँ पे रिसीव कर पाएगा। इसीलिए ओ जो नेगेटिव वाला है क्या है, थोड़ा सा सेंसिटिव आपका ब्लड ग्रुप माना जाता है। बी नेगेटिव आपका किसको देगा, बी पॉजिटिव को देगा, बी नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा।
रिसीव किससे करेगा, केवल बी नेगेटिव से रिसीव करेगा और ओ नेगेटिव से रिसीव करेगा। ठीक है, ए बी नेगेटिव किससे रिसीव कर सकता है, तो रिसीव करेगा आपका ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से, ओ नेगेटिव से, लेकिन देगा किसको, ए पॉजिटिव को दे सकता है और आपका ए नेगेटिव को दे सकता है। बात आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ए बी पॉजिटिव को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, एग्जाम में आपका ये पूछ लिया जाता है बच्चों कि आपका जो है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वदाता है, ठीक है, यानी कि सभी को दे सकता है। तो क्या कर लेते हो, कभी कभी आप गलतियां कर बैठते हो, ओ नेगेटिव ही क्या है आपका सर्वदाता है, केवल वो नहीं है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वो नेगेटिव ही क्या है आपका सर्वदाता है और वो पॉजिटिव ही क्या है सर्वग्राही है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अंदर की बात हो जाती है, बच्चे यहीं पे गलतियां कर बैठते हैं। वो और ए बी तो जानेंगे लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि आरएच फैक्टर के अनुसार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, हमें उम्मीद हो गया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ ट्रांसफ्यूज विदाउट क्रॉस मैचिंग, यानी कि इसमें कौन सा आपका जो कंपोनेंट है जिनको हम क्या कर सकते हैं, बिना क्रॉस मैचिंग के इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें कोई भी क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेश ब्लड को आप ऐसे ही दे सकते हो बिना क्रॉस मैचिंग के, या फिर आपका पीआरपी पैक्ड सेल को, या फिर आपका होल ब्लड को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये पीआरपी यानी कि क्या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिना क्रॉस मैचिंग के दे सकते हैं, और सभी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस मैचिंग करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि होल ब्लड में ठीक है क्रॉस मैचिंग होगा, ठीक है, पैक्ड सेल में तो बिल्कुल होगा ही होगा, फ्रेश ब्लड में भी आपका होगा ही होगा। तो केवल पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम क्या कर सकते हैं, बिना क्रॉस मैचिंग के क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, बात आपको क्लियर है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, कुछ आपको पढ़ाई यहाँ से मिल रही है, तो इसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 8 नंबर के एमसीक्यू पे। 8 नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर ब्लड बैंकिंग स्क्रीनिंग, यानी कि ब्लड बैंक की स्क्रीनिंग में यहाँ पे कौन सा टेस्ट किया जाता है, एचसीबी करोगे, एमपी करोगे, टॉर्च टेस्ट करोगे, या फिर आपका यहाँ पे किया या फिर सीईए करोगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में ब्लड बैंकिंग में कौन सा टेस्ट यहाँ पे आप लोग करते हो बच्चों, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड बैंक में, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपका क्या होता है, क्या होता है आपके एचसीबी का होता है, क्या होता है आपके एचसीबी का होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हालांकि एमपी भी कर लिया जाता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर एमपी नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात किया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। टार्च वाला ज्यादातर आपकी प्रेगनेंसी में किया जाता है, या फिर आपकी वायरल इन्फेक्शन के केस में किया जाएगा। ठीक है, कि आपका अलग ही हो जाता है, तो ये सीबी आपका यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर एमपी की बात करें, ठीक है, एमपी की अगर किसी व्यक्ति को एमपी हो गया है तो उसको क्या करते हैं, 3 वर्ष के लिए रोक दिया जाता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स हैं तब तो 3 वर्ष के लिए, अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हो गया है और वो बता दिया कि हाँ हमको मलेरिया था, तो उसको 3 वर्ष के लिए रोका जा सकता है मलेरिया पैरासाइट के केस में। तो ध्यान रहे, इसको भी हम लोग ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग के रूप में करते हैं, लेकिन ऑप्शन में एससीबी था तो हमने क्या किया, एससीबी को राइट कर दिया है। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे आते हैं एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू हमारे बच्चों 9 नंबर का है, व्हिच कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर सर्वाइवल द एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इन ब्लड, यानी ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि जब आप एंटीकोगुलेंट का उपयोग करते हो तो इस एंटीकोगुलेंट में आपके कई सारे कंपोनेंट पड़े होते हैं और कई का जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट का कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइवल द एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इन ब्लड, यानी कि ब्लड में जो आपका सेल है उसके एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए ऑप्शन से आपके ट्राई सोडियम साइट्रेट, बाईफास्फेट मोनोफॉस्फेट, ठीक है, बाई सोडियम मोनोफॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन। तो यहाँ पे हम लोग एक एक को देख लेते हैं कि आखिर में किसका क्या काम होता है बच्चों। ठीक है, किसका क्या फंक्शन होता है यहीं पे देख लेंगे तो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर यहाँ पे बात करेंगे एडेनिन की, सबसे पहले हम क्या की बात कर लेते हैं, एडेनाइन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या मेंटेन करते हैं, आपका एटीपी को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन एटीपी लेवल, ठीक है, मेंटेन एटीपी लेवल इन आरबीसी, ठीक है, इन आरबीसी। ठीक है, एटीपी लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। डेक्सट्रोज क्या करता है भाई, डेक्सट्रोज यहाँ पे आपको एनर्जी देता है। ठीक है, क्या करता है, आपका एनर्जी को देता है।
ट्राइसोडियम साइट्रेट एज एंटीकोगुलेंट का काम करता है। क्या करता है आपका? एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल आपका बात यहाँ पे सही है सर कि आपका ये क्या है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। और बाईसोडियम मोनोफॉस्फेट क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है। क्या करता है आपका? पीएच को मेंटेन करता है। अब आप कहोगे भाई कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो डेक्सट्रोज एनर्जी के साथ साथ आपका एक्टिव मेटाबॉलिक ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक का सिस्टम है ना वो एनर्जी के साथ हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकते हो आप द रेड ब्लड सेल या फिर आपके सेल्स का कह सकते हो। ठीक है, एक्टिव मेटाबॉलिक ऑफ सेल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा तो डेक्सट्रोज जो है आपका क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द बच्चों यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसलिए बाईसोडियम जो है आपका पीएच मेंटेन करेगा, ट्राइसोडियम साइट्रेट क्या करेगा? एंटीकोगुलेंट का काम करेगा, एडेनिन आपके एटीपी को मेंटेन करेगा, एटीपी के लेवल को मेंटेन करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट हो जाएगा। और इसी तरह से आप चारों फंक्शन का क्या है, ठीक है, चारों ऑप्शन का फंक्शन क्या है ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर का, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ग्रुप एबी? एबी ग्रुप का जो पॉसिबल जीनोटाइप है ये क्या होगा? देखिए जितने भी हमने एमसीक्यू लगाए थे और उससे रिलेटेड जो हमने एक्सप्लेनेशन किए हैं वो सभी के सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द में आपके एमसीक्यू बनते हैं आपके ब्लड बैंक से। ठीक है, इसी तरह से आपका जो 10 नंबर का एमसीक्यू है वहां से भी प्रश्न बनता है उनके जीनोटाइप के, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप और फिनोटाइप से एमसीक्यू बन जाता है। तो उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये पूछा है कि ब्लड ग्रुप एबी का जो है पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम एक हेडिंग डाल लेते हैं फिनोटाइप। क्या डालते हैं? एक डालते हैं फिनोटाइप और दूसरा यहाँ पे हेडिंग डालते हैं जीनोटाइप। क्या डालते हैं? जीनोटाइप, यानी कि किस ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप का क्या फिनोटाइप हो सकता है, यानी कि जेनेटिकली क्या यहाँ पे वो बन सकता है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है? क्लियर करना है। तो ब्लड ग्रुप अगर बात करेंगे किसकी? ए की, फिर उसके बाद में बात करेंगे बी की, फिर अगर बात करेंगे किसकी? ए बी की, और उसके बाद में आपका ओ की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप एक फिनोटाइप है अगर, तो उसका जो जीनोटाइप बनेगा क्या बनेगा? एक तो ए बनेगा और दूसरा बनेगा AU। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? BB बनेगा और बनेगा BO। अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप AB की, ध्यान रखना ब्लड ग्रुप AB की, तो उसका जीनोटाइप केवल बनता है AB। और अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप O की तो उसका जीनोटाइप क्या बनता है? केवल OO बनता है। बात आपको क्लियर हुआ? अब यहाँ पे समझिए कि फिनोटाइप क्या है। हमने बताया कि मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, कोई भी मान लीजिए बी है, तो उसका जो जीनोटाइप यानी कि जीन में जाने की जो चांसेस है ये ए के रूप में और एओ के रूप में, बी का है बीबी के रूप में, बीओ के रूप में, एबी का है तो केवल जीनोटाइप बनेगा एबी और ओ का केवल जीनोटाइप बनेगा ओ। बात आपको क्लियर हो गया? अब यहाँ पे पूछा क्या है? पॉसिबल जीनोटाइप आपके एबी का पूछा है। तो बच्चों देखिए कहीं एबी का एबी है तो जी है, आपका डी इज द राइट आंसर चला जाएगा। ए की बात करते तो आपके ब्लड ग्रुप ए का, एओ की बात करते तो ए का, और बीबी की बात करते तो आपके ब्लड ग्रुप बी का, और एक और इसका हो जाता है बीओ। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया? कभी कभी इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि फादर क्या है, फादर ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, फादर ब्लड ग्रुप ए है, मदर भी आपकी ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ठीक, सॉरी मदर भी ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए बी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए फादर आपका ब्लड ग्रुप ए है, मदर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका जो बच्चे का चांस यानी कि इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बेबी होते हैं, उनमें कौन से ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले इसका हम जीनोटाइप देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका हम जीनोटाइप देखते हैं। तो जीनोटाइप क्या हो सकता है? एक तो ये आपका ए बन सकता है और दूसरा आपका यहाँ पे एओ बन सकता है। बात आपको क्लियर है? तो बच्चे में जो चांसेस रहेगा वो क्या रहेगा? वो ज्यादातर ए की चांसेस बनती है। क्या बनती है? जो आपके बच्चे बनेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? आपके यहाँ पे ए की चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जीनोटाइप को जरूर ध्यान में रखिए कि ए का, बी का, एओ का, सॉरी एबी का और आपके ओ का। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे घूम रहा है? केवल आपके एबी पे घूम रहा है बच्चों, और एक घूम रहा है ओ पे, क्योंकि इन्हीं का ओ नहीं हो रहा है, यानी कि एबी का केवल एबी रहेगा और ओ का केवल ओ रहेगा। इसीलिए आपको दोनों को याद रखना है। और एमसीक्यू में भी आपका यही पूछा गया था, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने 10 एमसीक्यू को बच्चों सॉल्व किए हैं, और जितने भी एमसीक्यू थे वो तो इंपॉर्टेंट थे ही थे। हम क्या कह रहे हैं बार बार, जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और ब्लड बैंक में अगर मैं बात करूंगा एक्सप्लेनेशन की, तो हमने ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन शायद छोड़ा नहीं है जो यहाँ पे छूट रहा है। अगर आपका छूट रहा है तो वो आपको क्या हो जाएगा, आपको बाद में किसी और लेक्चर में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी बच्चों कि वेट क्या होना चाहिए डोनर, ठीक है, डोनर का जो है वेट क्या होना चाहिए, वजन क्या होना चाहिए।
डोनर का वजन आप दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे 110 पाउंड याद कर सकते हो और साथ में आप यहाँ पे 50 केजी याद कर सकते हो। क्या 50 केजी याद कर सकते हो। ये दो तरीके से आपके डोनर का वेट पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेट जो कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए 11 से नीचे अगर महिला का है तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अगर 13 से नीचे अगर पुरुष का है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो डोनर क्राइटेरिया को भी ध्यान रखिए। जितने भी वायरल वाले, ठीक है, जैसे कि HIV हो गया, HBsAg हो गया, इन सब में डोनर को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे ब्लड नहीं लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इन पॉइंट्स को भी क्लियर कर सकते हो। रही बात एंटीकोगुलेंट की, तो हमने एंटीकोगुलेंट के बारे में बता दिया, टाइमिंग बता दिया, स्टोरेज का टाइमिंग बता दिया, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको एक पेड बैच की जरूरत है, इसी तरह से आप वेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस पढ़ो, तो इसके लिए आप हमारे किस बैच को, हमारे लक्ष्य बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए। लक्ष्य बैच के हमने फीचर को बता दिया, वो सभी फीचर आपके यहाँ पे विद्यमान है जो एक कंपेटिटिव लेवल के बैच में होना चाहिए, जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों थ्योरी क्लासेस, टॉपिक वाइज लाइव MCQ क्लासेस, अट्रैक्टिव PDF नोट्स, 20+ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 20 मिल रहा है आपको, इसी 8 महीने में आपको 20 मॉक टेस्ट करने को मिलेंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और इनहेंस कर जाएगी एग्जाम में और आप बेहतर कर पाएंगे। तो किस एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हो, सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, साथ में आप DMLT BMLT कर रहे हो तो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएंगे और अपने एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन करिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए और सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।